Idris, am I audible? क्या पंगा है यार? बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं बना, चटनी नहीं बना। No hotspot, thank you. Hello, good evening, sir. Good evening, how are you? Hotspot फिर से वो करना. I'm fine, sir. क्या वो नेट नहीं चल रहा? Yes, sir. नहीं सर, चल रहा है. मेरा खत्म हो गया था सर आज का डेटा. अच्छा. कल थोड़ा सा वर्कशीट दिया था, सब वो कंप्लीट कर दी थी. प्रोजेक्ट्स दे देना फिर आज का. Yes, sir. Okay. हो गया? Yes, sir. चलो, तो पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? रेजोनेंस पढ़ा था इसमें. Yes, sir. रेजोनेंस पढ़ा थे ना? Yes. पावर ग्राफ रैप करवाया होगा लास्ट में, नहीं? कराया सर. ओके. तो रेजोनेंस में मैंने ये पढ़ाया कि दैट एट रेजोनेंस मिनिमम इम्पीडेंस इज इक्वल टू आर. मैंने बोला आपकी कि
जो Z इज इक्वल टू R होता है एंड दैट, और फिर मैंने ये भी बोला कि जब Z मिनिमम होगा तो I नॉट I मैक्सिमम maximum. होगा। हाँ, एंड दैट विल बी इक्वल टू V नॉट अपॉन R या V नॉट अपॉन Z, एक ही बात है। Yes sir. ठीक है, Yes तो sir. रेजोनेंस में पहला ये होता है, फिर ये होता है, फिर रेजोनेंस में और क्या होता है, जब रेजोनेंस होता है तो और क्या होता है, जब रेजोनेंस होता है तो I एंड V जो करंट एंड वोल्टेज हैं वो सेम फेज में आ जाते हैं, आर इन सेम फेज, Same face. है ना। अच्छा, ये भी होता है, और क्या होता है, सेम फेज में आने का मतलब क्या है कि फ्लक्स फाई बराबर 0, सॉरी फ्लक्स बोल रहा हूँ, फाई बराबर 0, 0 XC और X. है ना। Yes sir. हाँ, और सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, the circuit becomes purely resistive circuit। ठीक है, Mhm. और फिर मैंने क्या बताया कि रेजोनेंस के ऊपर जो मैक्सिमम पावर है comes out to be IRMS का स्क्वायर into R, ठीक है, and that is also equal to Sir, I RMS का स्क्वायर है, I नॉट I नॉट स्क्वायर का अपॉन 2, स्क्वायर, ये वही है ना, I नॉट अपन 2। IRMS का स्क्वायर भी होता है। ओके सर। हाँ, ठीक है, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। ये 4-5 चीजें बताई मैंने रेजोनेंस जब होता है तो। यस यस ना 50% होना था। चलो, इसके अलावा फिर मैंने क्या बताया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, बताया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यस सर। F naught is equal to 1 upon 1/2 pi LC ओमेगा नॉट, सॉरी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन √LC एंड F नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC। ठीक है, और XL बराबर XC भी होता है। यस सर। ठीक है, अच्छा, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज भी हो सकता है क्या? सर हाँ, यस सर। This F naught, this F naught can be changed by changing the values of P और L। कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू को चेंज कर दो तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बदलेगी। ठीक है, ठीक है, और R की वैल्यू पे कोई, R इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, ओके, F नॉट या ओमेगा नॉट कैन नॉट अफेक्ट R। ठीक है, बट जो R है, जो रेजिस्टेंस है, दैट अफेक्ट्स I नॉट, क्योंकि हमें पता है कि I नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, V नॉट अपॉन R। तो अगर R चेंज होगा I नॉट चेंज हो जाएगा, है ना। I नॉट पे असर डालेगा वो। ठीक है, क्योंकि I नॉट मैक्सिमम जो होता है वो होता है V नॉट अपॉन R। ठीक है, नहीं है। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कम करते चले जाओगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करते चले जाओगे, I की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, या रेजिस्टेंस वैल्यू घटाते चले जाओगे
इसी बैंडविड्थ में, लेकिन होगा, हमने बनाया था ना, आपको ग्राफ याद है, आई याद के है। साथ में बनाया था आपका ग्राफ फ्रीक्वेंसी का, याद है? आई और एफ कुछ का, ऐसे यस आया था सर। ना। हाँ, आर बढ़ाओगे तो ये देखो, ये ग्राफ ऐसे ही रहेगा, लेकिन आर बढ़ेगा तो ग्राफ घटता चला जाएगा, आर बढ़ेगा तो आई घटता चला जाएगा। ठीक है, तो जब आर बढ़ेगा तो आई नॉट घटेगा, सिंपल। तो ये हो सकता है मान लो आर हो, ये हो सकता है मान लो 2R हो, ये हो सकता है मान लो 3R हो, और हर केस में देखो आई नॉट मैक्सिमम के लिए अलग अलग है, ये आई नॉट मैक्सिमम अलग है, ये आई नॉट बट सब मैक्सिमम अलग है, मैक्सिमम। हर सभी मैक्सिमम है, लेकिन हर केस में अलग अलग है। जब आर चेंज करोगे तो आई नॉट मैक्सिमम की वैल्यू बदल जाएगी। सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जो है वो RLC सर्किट का या LCR सर्किट का है, वो रेडियो ट्यूनिंग। ठीक है, बेस्ट एप्लीकेशन जो है वो रेडियो ट्यूनिंग। एप्लीकेशन ऑफ RLC सर्किट या LCR सर्किट, एप्लीकेशन ऑफ LCR सर्किट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके जो FM चैनल है, अब आप FM सुनते हो, रेडियो सुनते हो, तो आप उसमें एक नॉब होता है, उस नॉब को घुमाते हो तो कई बार आवाज फटफट के आती है, डिस्टॉर्टेड आती है, लेकिन थोड़ा सा घुमाने के बाद फिर आवाज ठीक हो जाती है। तो ये क्या चक्कर होता है? मैंने क्या बोला, ये चक्कर जो है वो जो नॉब है, उस नॉब को जब आप घुमाते हो तो कैपेसिटेंस चेंज होता है या इंडक्टेंस भी चेंज होता है। और जब मैंने बोला कि जब C और L को चेंज करोगे, जब आप, मैंने देखो यहाँ लिखवाया है कि F0 कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ C और L। तो जब C और L को चेंज करोगे तो F0 यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो डेफिनेटली आपका ओमेगा चेंज होगा, और ओमेगा चेंज होगा तो XL और XC चेंज होगा। तो XL और XC को हमें इक्वेट करना होता है रेजोनेंस पे पहुंचने के लिए। यार तुम्हारी आवाज बहुत डिस्टर्बिंग आ रही है, पता नहीं क्यों। एक तो बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आवाज हो रही है, पता नहीं तुम कहाँ बैठी हो, आई डोंट नो, और उसके बाद फिर ये सर माइक की भी आवाज बहुत ज्यादा। रूम नहीं है सर। आई डोंट नो। एनीवेज चलो, तो रेडियो ट्यून मैंने क्या बोला कि डिफरेंट रेडियो चैनल्स होते हैं। लाइक जैसे 92.7, 93.5, 98.3, 90.1 होता है जामिया का। जामिया का जो चैनल है, रेडियो चैनल, वो 90.1। लाइक 100.4 भी होता है, 104 भी होता है, बहुत सारे चैनल्स होते हैं। अच्छा, ये 90.1, 92.7 ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी है। 90.1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट चैनल। और फ्रीक्वेंसी कितना हर्ट्ज? नहीं, मेगा हर्ट्ज। 90.1 मेगा हर्ट्ज, 92.7 मेगा हर्ट्ज। हाँ, मेगा हर्ट्ज। ठीक है, कोई तुमसे पूछे ये 98.4 का क्या मतलब है, ये कुछ नाम है? नहीं, नाम नहीं है, फ्रीक्वेंसी है उस चैनल का। फ्रीक्वेंसी है। कौन सी फ्रीक्वेंसी? कौन सी फ्रीक्वेंसी? मेगा कौन सी फ्रीक्वेंसी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हाँ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो। यस सर। रेजोनेंट, यानी अब तुम्हारी डिवाइस की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी उतना मैच कर जाए तो फिर वो चैनल एकदम क्लियर पकड़ता है, आवाज एकदम साफ साफ आती है। ठीक है, यस सर। हाँ, वेरी गुड। तो ये सारे चैनल्स हैं। अब क्या है कि जो आपका रेडियो है, जो आपका डिवाइस है, जिससे जो आपको चैनल को सुनना है, उसमें कैपेसिटर। अरे यार, जस्ट तुम कहाँ बैठी हो? सर रूम में हूँ सर, यहाँ पे ये लोग आ टू जा मच रहे ऑफ नॉइज, टू मच ऑफ नॉइज। कोई शांत जगह नहीं है? सर स्टडी रूम नहीं है सर, अलग से। स्टडी रूम नहीं है वहाँ पे हॉस्टल में? नो सर। चलो क्या कर सकते हैं, एनीवेज। तो ये आपका रेडियो डिवाइस है, और इस रेडियो डिवाइस में ये रजिस्टर है, और ये मान लेते हैं सोर्स। ठीक है, ओके। अब होता क्या, समझो बात को, समझना।
क्या है कि जैसे ही आप रेडियो डिवाइस में जो नॉब होता है, जो जो एक कोलसा होता है, उसको जो घुमाते हो, तो उसके घुमाने से क्या होता है, वी एडजस्ट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। अब क्या होगा कि देखो, व्हेन रेडियो नॉब रोटेट, इसके रोटेट करने से क्या करते हो आप, वी एडजस्ट वैल्यू ऑफ सी एंड द वैल्यू ऑफ सी और एल, एल और इसके होने से क्या होता है, मैच करते हैं, ट्राई टू हाँ, रेजोनेंस क्रिएट। वी एडजस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यस सर, एफ नॉट। ठीक है, यस सर। क्या हमें चाहिए, एफ नॉट चाहिए, हमें एफ नॉट चाहिए। तो एफ नॉट के लिए हम ये सारा काम करते हैं। अब ये जितनी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, ये फ्रीक्वेंसीज, सारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पहुंचती हैं, या आपके डिवाइस पे, ये आपके मान लो रेडियो का एंटीना है, इस एंटीना पे सारी फ्रीक्वेंसीज पहुंचती हैं, सारी फ्रीक्वेंसी, जैसे 93.5 का भी, 92.7 का भी, 98.3 का भी, 104 का भी। ठीक है, Yes, sir. अब रेडियो पे जो मीटर बना होता है उसमें 98, वो एक मीटर बकायदा पॉइंटर होता है, उसमें मीटर होता है, जैसे आप नॉब को Yes, sir. घुमाते हो तो पॉइंटर वो पहुंचता है हिल मीटर पे, मान लो ऊपर नीचे। यस सर। हाँ 98.3 पे पहुंच गया, 98.3 कनेक्ट हो गया। तो बेसिकली वो क्या हो रहा है, जब आप नॉब को घुमा रहे हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है, और फ्रीक्वेंसी कैपेसिटेंस बदल रहा है, कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस के बदलने से फ्रीक्वेंसी बदल रही है। वो सब बेसिकली वो डिवाइस है ना, तो एक ट्रांजिस्टर है, तो वो काम कर रहा है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, वो सब कुछ आउटपुट निकाल के आपको दे रहा है। तो जो मीटर पे जो पॉइंटर मूव कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है आपको, वो फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। ठीक है, तो आपने नॉब को घुमाया तो सी और एल चेंज हुआ, सी और एल के चेंज होने से एक्स सी और एक्सएल चेंज होगा, और एक्स सी और एक्सएल चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मैच करवाते हैं हम। ठीक है, ये सारी आपका रेडियो का जो एंटीना है ये सारे फ्रीक्वेंसी को कैच करता हुआ, तो 92.7 को भी, 93.5 को भी, 98.3 को भी, ये सारे फ्रीक्वेंसी को ये कैच करता हुआ, तो सारे फ्रीक्वेंसी को ये कैच करता हुआ होता है। ठीक है, आपको सुनना कौन सा है उसके अकॉर्डिंग आपने एक्ससी और एक्सएल को एडजस्ट करना पड़ेगा, या बेसिकली सी और एल को एडजस्ट करना पड़ेगा। मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे 92.7 सुनना है, ठीक है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कितना 92.7 सुनने के लिए हमारा फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, 92.7 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ना। हाँ, फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे जो चैनल सुनना है वो है एफ नॉट इज इक्वल टू 92.7। ठीक है, एक्चुअली मेगाहर्ट्ज में होता है ये। ठीक है, यस सर। तो एफ नॉट की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2 पाई। तो यहाँ से आप एफ नॉट की वैल्यू पुट करोगे तो आप एल सी की वैल्यू निकाल सकते हो, या ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो, ओमेगा से एक्स और एक्सएल निकल जाएगा, सिंपल है ना। अगर मान लो आपको 93.5 चैनल सुनना है, ठीक है, तो यहाँ से एफ नॉट निकालोगे तो 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हो, सिंपल है। ठीक है, नहीं है। तो हर अलग अलग चैनल का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे, आई नोट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तो ग्राफ कुछ अलग आएगा। जैसे मान लो ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी 92.7 है, नेक्स्ट है 98, 93.4, तो उसका ग्राफ कुछ यूं आएगा, 93.4 होगा। तो अब इस रीजन में जब यहाँ पे दोनों देखो, दोनों के दोनों यहाँ पे मैच कर रहा है, दोनों के दोनों यहाँ पे एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो इस रीजन में तुम कभी रेडियो अगर चलाई होगी तो तुमने गौर किया होगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि हल्का सा एकदम एक क्या बोलते हैं ना, 1 डिग्री भी घुमाते हैं तो फौरन दूसरा चैनल वो उसकी आवाज अलग आने लगती है, और थोड़ा सा घुमाने पे उसके बाद, जैसे मान लो 92.7 और 93.4 के बीच में कई सारा है ना, जैसे मान लो मैंने कर दिया 92.9, तो 92.9 को चैनल नहीं है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि आवाज घर घर की होगी, डिस्टॉर्टेड आवाज होगी, और 92.7 की थोड़ी थोड़ी आवाज मिलेगी। ठीक है, अब तुम उसको बढ़ा के कर दो 93 कर दो,
तो 93 पे जब पहुंचोगी ना तो 92.7 भी धीमी हो थोड़ी थोड़ी जाएगी, डिस्टॉर्टेड, और 93.4 की भी आवाज तुम्हें मिक्सअप होके मिलेगी। यस सर। हाँ, हाँ, वो क्यों होता है? वो देखो इस फ्रीक्वेंसी वजह से पकड़ इस आता रीजन से। है। हाँ, इस रीजन की वजह से होता है। तो जब आप नॉब को घुमा रहे हो तो एक्सी और एक्सएल चेंज हो रहा है, और एक्सी और एक्सएल चेंज होने से आई नॉट चेंज हो रहा है, और जब आई नॉट तुम्हारा चेंज होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा कि इस रीजन में देखो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मैच करेगा। ठीक है, 98.3 देखना, ये लोग 98.3 हो गया तुम्हारा, 98.3। देखो इस यहाँ पे ये दोनों मैच कर रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दूर है क्योंकि इनके ये 92.7 92.5 थोड़ा दूर करीब करीब थे, 98.3 थोड़ा दूर हो गया। अच्छा, एक कभी तुमने शायद गौर किया नहीं कि मुझे नहीं पता कि 92.7 तो सुनते हैं लेकिन 92.8 क्यों नहीं सुन पाते? इसके क्या कारण है? इसका सिंपल सा कारण ये कि 92.8 पे कोई चैनल बेस्ड नहीं है। 92.8 फ्रीक्वेंसी तो हम अपने रेडियो में फिक्स कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर कोई चैनल नहीं है जहाँ से कोई सिग्नल निकल रहा हो उतने फ्रीक्वेंसी पे, उतने फ्रीक्वेंसी पे कोई सिग्नल निकल रहा हो। कोई सिग्नल निकलेगा तभी तो फिर हम उसको एक्सी और एक्सएल को मैच करके हम आवाज को कैच कर पाएंगे। एंटीना हमारे उस फ्रीक्वेंसी को एंटीना हमारा कैच करेगा। नहीं समझे अब बात को? समझे सर, इधर को चैनल ठीक है। अगर मतलब मुझे इससे भी क्वेश्चंस आते हैं सर, एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन से। हाँ, एप्लीकेशन से हाँ आते हैं, एप्लीकेशन एक आध नंबर सवाल आता है। ठीक है, अब मुझे एक बात समझाओ बच्चे कि आवाज अगर आपको क्लियर चाहिए, एकदम शार्प आवाज चाहिए, तो शार्प आवाज के लिए फ्रीक्वेंसी का रेंज ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? कम। एक सिंपल सी बात सोच के बताओ। जैसे मान लो 10 अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है ठीक है, किसी 10 नंबर में से कोई एक परफेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन है जिसके 10 ऑप्शंस हैं, उनमें से एक सही जवाब है, ठीक है। अब किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, उसमें एक सही जवाब है, किसी क्वेश्चन में 3 ऑप्शन है, उसमें एक सही जवाब है, किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन एक सही जवाब है। तो ज्यादा एक्यूरेट आप कौन से केस में अपने एक्यूरेसी दे पाएंगे? जो ज्यादा नियर होगा, जिसमें मैक्सिमम ऑप्शन हो या जिसमें मिनिमम ऑप्शन हो? सिंपल है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑप्शंस अगर होंगे तो आप ज्यादा क्लोज टू करेक्ट आंसर होंगे। सर। हाँ, अगर 10 ऑप्शन है तो आंसर तो बहुत सारे होंगे, उसमें से कोई एक ही सही है ना 10 में से। अब किसी में 4 में से एक सही है, किसी में 3 में से एक सही, किसी में 2 में से एक सही, किसी में वही सही है। तो परफेक्शन पे आप जब पहुंचेंगे जब आपका रेंज छोटा होगा, जब आपका रेंज छोटा होगा। तो उसी प्रकार से जब हमको आवाज की क्लैरिटी ज्यादा चाहिए होगा तो तब हम फ्रीक्वेंसी के रेंज को कम कर देंगे। यानी कि अगर मेरा ग्राफ जितना ज्यादा शार्पर होगा, ये या फिर ये देखो, ये ग्राफ थोड़ा मोटा हो गया, ये ग्राफ पतला हो गया, तो कॉम्पैरेटिवली ये आपका शार्प है, ये आपका वाइड है। तो जो जितना शार्प होगा उतनी ही ज्यादा शार्पनेस होगी उस आवाज की, उस रेडियो चैनल की। और अगर वाइडर लेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा तो उसकी आवाज तुम क्या है ना, जैसे मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली यहाँ पे आवाज क्लियर होगी, फिर यहाँ पे आवाज, जैसे मान लो यहीं पे एग्जैक्टली यहाँ आवाज क्लियर होगी, 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 या फिर यहाँ आवाज क्लियर होगी। जितना वाइड होगा ना तुम्हारा ग्राफ, उतनी ही फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसमें आएंगे और उतने ही ज्यादा समय लगेगा तुमको एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी को मैच कराने में, एग्जैक्ट मैच कराने में। ओके सर। तो दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ। क्या कहते हैं इसको? बैंडविड्थ कहते नहीं। अरे नॉर्मली बातचीत में इंग्लिश में यूज करते हैं कि हमारे बैंडविड्थ तो बहुत ज्यादा है यार, कोई बात नहीं, बहुत लोगों को एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, ये आई होता हैव है ग्रेटर बैंडविड्थ। ओके सर। हाँ, तो बैंडविड्थ का मतलब ये है रेंज। क्या मतलब हुआ? रेंज। हाँ, तो शार्प रेजोनेंस कब मिलेगा आपको? अरे यार, ये तो पेन को नहीं पता डिस्टर्ब किया हुआ है।
शार्प रेजोनेंस एंड बैंडविड्थ। तो शार्प रेजोनेंस कब मिलेगा आपको? जब दारू पिया हम कैसे जाए थोड़ा चल जाएगा। तो शार्प रेजोनेंस ऑफिस में बैठ के दारू पिया में जाया नहीं जाएगा। चलो, तो शार्प रेजोनेंस एंड बैंडविड्थ। तो गुड ट्यूनिंग के लिए शार्प रेजोनेंस का होना जरूरी है। ओके सर। शार्प रेजोनेंस का होना जरूरी है। और शार्प रेजोनेंस कब होगा? जब बैंडविड्थ स्मॉल होगा। मैंने क्या बोला? स्मॉल बैंडविड्थ पे रेजोनेंस शार्पर होता है। शार्प होगा। बैंडविड्थ क्या होगा? स्मॉल। अभी क्या होता है सर? मैंने बोला अभी बैंडविड्थ का मतलब है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। जितना ज्यादा रेंज होगा बैंडविड्थ उतना ज्यादा होगा, और जितना कम रेंज होगा Small उतना ही होगा। कम बैंडविड्थ, है ना बच्चे? लेट अस सपोज ये है आपका ग्राफ, ठीक? ओके। अब बैंडविड्थ जो है वो किससे बनता है? फ्रीक्वेंसी से बनता है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी से ऐसे। बैंडविड्थ बनता है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी से बैंडविड्थ बनता है, और फ्रीक्वेंसी से ओमेगा बनता है। ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है? और उसके बाद फिर तुम्हारा ओमेगा से तुम्हारा पावर बनता है ना? तो इस ग्राफ में अगर आप देखोगे गौर से, तो दिस इज एट द मैक्सिमम पावर। इसका पावर कितना है बेटा? मैक्सिमम पावर है, ठीक है? यहाँ पे पावर कितना है बेटा? मैक्सिमम पावर है। मैक्सिमम। और जब जिस पॉइंट पे पावर मैक्सिमम होता है वहां पे करंट भी मैक्सिमम होता है। ये चीज तो आपको पढ़ा रखा आई है, नोट। है ना? यस। अच्छा, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका इधर भी है, कई सारा रेंज मिलेगा ना आपको, ये पूरा ब्रॉडर रेंज है इसका, ठीक है? मान लेते हैं ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, और ये ओमेगा नॉट है। नॉट पे हम आएंगे अभी, मिडिल फ्रीक्वेंसी को ओमेगा नॉट कहते हैं, ठीक है जी? ओके। अगर मैं 3 पॉइंट्स को लेता हूं, ओमेगा 1, ओमेगा नॉट और ओमेगा 2, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये ओमेगा 1 का ये है करंट, मैक्सिमम करंट। ओमेगा 2 का करंट भी कुछ इधर ही है, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा इससे, ये हो गया। और ये तुम्हारा हो गया ओमेगा नॉट, है ना? ओके, ठीक है, ठीक है। अब बैंडविड्थ, हाँ, बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं? बैंडविड्थ इज इक्वल टू होता है डेल्टा ओमेगा। चेंज ऑफ ओमेगा इज बैंडविड्थ, यानी कि ओमेगा 1 से ओमेगा 2 पे जो आप गए हो, तो ये जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का डिफरेंस है, ये बैंडविड्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैंडविड्थ। आप ओमेगा 1 से ओमेगा 2 पे गए हो, दिस इज द डिफरेंस ऑफ these omega called as the bandwidth, ठीक है? यस सर। क्लियर है? बोलो सर। यस सर। ठीक है, इसको मैं यहां से ज्वाइन कर सकता हूँ। ये आपका मैक्सिमम पावर है, ये आपका होगा मैक्सिमम पावर का हाफ, हमें दिख रहा है साफ साफ, P max upon 2, ठीक है? तो जब P max upon 2 से हम गए P max पे, और P max से फिर आए P max upon 2 पे। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो, यहाँ से चले ऊपर की तरफ गए, ऊपर से फिर
नीचे की तरफ आए। ठीक है, अच्छा ये जो रेंज पी मैक्स था अपॉन 2 ओमेगा 1 पे था, ये ओमेगा नॉट पे था, ये ओमेगा 2 पे था। ठीक है जी, कोई दिक्कत? कोई नो सर, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा पी मैक्स अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं? पी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? पी मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है? आई मैक्स आई स्क्वायर नॉट अपॉन मैक्स आर स्क्वायर 2 अपॉन इंटू 2। आर। हाँ, ये होता है फॉर्मूला। उस फॉर्मूले यस को पुट करो, यहाँ से आप यहाँ पे आप निकाल सकते हो इसका वैल्यू, यहाँ से आप निकाल सकते हो उसका वैल्यू, करंट के फॉर्म में इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, है नहीं है? यस सर। ओके, अब एनीवेज अब हमें निकालना है बैंडविड्थ। ठीक है, तो बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे? देखो, डेल्टा ओमेगा या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एक ही बात है, इज इक्वल टू होगा तुम्हारा आर अपॉन एल। क्या होता है? आर अपॉन एल। एल बैंडविड्थ की। हाँ, आर अपॉन एल। अब बोलोगे सर ये आर अपॉन एल कैसे होगा? आर अपॉन एल कैसे होता है सर? देखो, एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, होता नहीं होता? एक्सएल एक्सेल इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल। हाँ, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का डिफरेंस भी तो ओमेगा ही है। अरे अच्छा हाँ, डिफरेंस ऑफ होगा होगा। ओमेगा यस इज सर, ओमेगा। यस सर, यस सर। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, ठीक सर। वेरी गुड। हमें दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि अगर आर की वैल्यू यहाँ पे कम होगी, स्मॉल होगा, ठीक, और एल आपका लार्ज होगा, तब बैंडविड्थ आपका स्मॉल होगा। ये जो लिख रहा हूँ मैं, आप समझ पा रहे हो? यस सर, समझ पा रहे हैं। देखो, ओमेगा डेल्टा ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? आर अपॉन एल। आर Yes, स्मॉल yes. तो डेल्टा ओमेगा कम, यानी बैंडविड्थ लेस, बैंडविड्थ स्मॉल। Yes. Hmm. क्योंकि आर अपॉन एल है तो एल को लार्ज होना पड़ेगा डेल्टा ओमेगा को कम होने के लिए। और जब स्मॉल बैंडविड्थ होगा तो आपको जो रेजोनेंस मिलेगा वो शार्प रेजोनेंस होगा। स्मॉल बैंडविड्थ में मिलेगा। ठीक है सर। कैसा रेजोनेंस होगा? शार्प। शार्प रेजोनेंस होगा। क्लियर है? यस सर, इसलिए आपने कहा था। यहाँ से अगर मैं पूछूं बेटा कि ओमेगा 1 निकालो, कैसे निकालोगे? ओमेगा 1 इक्वल टू क्या होगा? आर अपॉन एल माइनस ओमेगा 2। देखो ओमेगा 1 कहाँ है? ओमेगा 1, ये ओमेगा 1 पहले वाला निकालना है ना, तो इनका डिफरेंस क्या है? आर अपॉन एल। तो अगर मुझे ओमेगा 1 निकालना हो तो ओमेगा नॉट से माइनस कर देंगे आर अपॉन एल को, आर अपॉन है एल ना? को माइनस करेंगे। हाँ, तो ओमेगा नॉट माइनस आर अपॉन एल। अगर मुझे ओमेगा 2 निकालना तो क्या होगा? ओमेगा 2 निकालना बाद वाला, ये डिफरेंस है आर अपॉन एल, ये डिफरेंस है आर अपॉन एल, ये डिफरेंस है आर अपॉन एल। ओमेगा 2 निकालना है तो ओमेगा नॉट को जाके प्लस कर देंगे, है ना? ओमेगा नॉट प्लस आर अपॉन एल विल बिकम ओमेगा 2। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? बोलो, बोलना बच्चे। एक्स वाई जेड 3 नंबर से, ठीक, एक्स से बढ़ने के बाद वाई पे पहुंचे हैं, वाई से बढ़ने के बाद जेड पे पहुंचे हैं। अगर मैं बोलूंगा इनके बीच में डिफरेंस 2 का है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दैट x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 एंड z इज इक्वल टू वाई प्लस 2? बोलो, कह सकता हूं ये? Yes sir, yes I am speaking, I am not able to hear you at all. एंड ओमेगा नॉट क्या होता था? ओमेगा नॉट होता था ओमेगा नॉट 1 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एलसी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट सवाल जो बोर्ड में अक्सर आया है, दैट इज आया क्वालिटी फैक्टर।
फाइंड द क्वालिटी फैक्टर, इसको कई बार किताबों में क्यू फैक्टर भी लिखता है, फाइंड द क्यू फैक्टर। ये क्यू फैक्टर कैसे निकालेंगे भाई? देखो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू होता है बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, डेल्टा ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, सॉरी ओमेगा नॉट लिखो, डेफ नॉट क्यों लिख रहा हूँ, ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा। तो क्यू फैक्टर सॉरी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट, डेल्टा ओमेगा इज R अपॉन L। ठीक, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ दैट L अपॉन R इंटू 1 अपॉन अंडर रूट LC लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसके अंदर आपको। L को अंदर लेकर जाओगी, L को अंदर लेकर जाओगी, आप इसको 1 अपॉन R बाहर रखो, अंडर रूट कर लो, L चला गया, L स्क्वायर चला जाएगा ना अंदर ना, अपन L into C ऐसा हो सकता है ना एडजस्ट, L से L कैंसिल, यानी कि 1 अपॉन R अंडर रूट C। दिस इज क्यू फैक्टर। फैक्टर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन R अंडर रूट L अपॉन C। ठीक, ओके। देखो यहाँ पे R को स्मॉल होना पड़ेगा क्यू फैक्टर को लार्ज होने के लिए, R अगर स्मॉल होगा तो क्यू फैक्टर लार्ज होगा, C को भी स्मॉल होना पड़ेगा क्यू फैक्टर को लार्ज होने के लिए, और L को लार्ज होना पड़ेगा क्यू फैक्टर को लार्ज होने के लिए। ठीक है, तो ऐसे सूरत में जो क्यू फैक्टर होगा वो लार्ज होगा। और शार्प रेजोनेंस के लिए बिलीव मी बैंडविड्थ स्मॉल चाहिए और क्यू फैक्टर लार्ज चाहिए होता है, क्यू फैक्टर लार्ज चाहिए होता है। ठीक है, तो हम एक चीज एक चीज याद कर लो कि हमें शार्प रेजोनेंस के लिए या गुड ट्यूनिंग के लिए, ऐसे याद कर लो, यहाँ लिखता हूँ मैं फॉर गुड ट्यूनिंग, रेडियो के चैनल की आवाज प्रॉपर या बिल्कुल अच्छे से सुनने के लिए रेजोनेंस का शार्प होना जरूरी है, शार्प रेजोनेंस होना जरूरी है। और दूसरी बात दैट इट मस्ट बी हैविंग स्मॉल बैंडविड्थ, एंड तीसरी बात इज दैट इट मस्ट बी हैविंग लार्ज क्यू फैक्टर। तो शार्प रेजोनेंस, स्मॉल बैंडविड्थ एंड लार्ज क्यू। ये गुड, हाँ ये सवाल बोर्ड में आया हुआ है कि व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर गुड ट्यूनिंग, द करेक्ट आंसर इज शार्प रेजोनेंस, स्मॉल बैंडविड्थ एंड लार्ज क्यू फैक्टर। नहीं खाना। ठीक, यस सर। कोई दिक्कत नो सर। नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। इसके बाद एक टॉपिक है तुम्हारी किताब में, छोटा सा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एज LC ऑसिलेशन। ऐसा क्या अगर क्या होगा, व्हाट हैपेंस कि अगर मैं इंडक्टर को कैपेसिटर को एक साथ कनेक्ट कर दूं विदाउट एनी सेल, विदाउट सेल। LC ऑसिलेशन। ये कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ठीक है। LC ऑसिलेशन, देखो हमें एक चीज तो पता है अच्छे से कि मान लो कैपेसिटर चार्ज है, मान लो, सर। तो जैसे ही चार्ज कैपेसिटर को हम छोड़ेंगे
वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा, यस सर, सो है ना? होगा तो ओके यस। जब डिस्चार्ज होगा तो चार्ज फ्लो करेगा, है ना? करेगा सर। चार्ज के फ्लो होने से क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन, क्या आएगा बोलो? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो। चार्ज के फ्लो होने से क्या आता है? करंट आएगा ना। ओके ओके। तो अगर कैपेसिटर ज्यादा चार्ज है तो वो चार्ज का फ्लो जब शुरू होगा तो इट विल बी ऑन हायर साइड, तो करंट को वो एकदम से इंक्रीज करना चाहेगा। इंडक्टर लगाया वहां बाजू में, इंडक्टर की प्रॉपर्टी आपको पता है यस सर। कि सर्किट में जब जब इंक्रीजिंग करंट होगा, वो डिक्रीज ग्रोइंग करंट होगा, वो उसको अपोज करेगा। यस सर। यानी कि चार्ज जैसे ही चार्ज फ्लो शुरू होगा कैपेसिटर के प्लेट्स के क्रॉस, करंट के आते ही इंडक्टर विल स्टार्ट अपोजिंग द करंट, अपोजिंग द ग्रोइंग करंट। ओके, कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा, उसके करंट को बढ़ने नहीं देगा, बट एक टाइम आएगा कि थोड़ी देर बाद करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, अब कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा तो एक टाइम के बाद कैपेसिटर की चार्ज खत्म भी हो जाएगी, तो फिर वो करंट घटना शुरू हो जाएगा, और जब करंट घटेगा तो एकदम से इंडक्टर की प्रॉपर्टी ये कि वो डिकेइंग करंट को वो घटने नहीं देता, बढ़ाने की कोशिश करेगा, सपोर्ट करेगा। तो करंट एकदम से घटने भी नहीं देगा, तो करंट ही खत्म नहीं होगी। ओके हाँ, तो कैपेसिटर पहले चार्ज था, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर से चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर से चार्ज होगा, और ये कहानी चलती रहेगी। पूरी एनर्जी पहले कैपेसिटर के पास थी, वो चार्ज के प्लेट था, एनर्जी ट्रांसफर हो, फिर इंडक्टर कैपेसिटर की एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर इंडक्टर अपनी एनर्जी को करंट के फॉर्म में देगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, फिर कैपेसिटर अपनी करंट एनर्जी देगा, इंडक्टर को वो चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी। अब क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए इसको ऑसिलेशन नाम देते हैं। ऑसिलेशन कह रहे हैं। ओके पढ़ा है ना आपने क्लास 11 में ऑसिलेशन वेव, एसएचएम पढ़ा है, एसएचएम ऑसिलेशन पढ़ा है। क्या होता है एसएचएम का क्वेश्चन बोलो। याद नहीं है ना, चलो एनीवेज मैं बताता हूँ क्या होगा। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे एक वो लगा दिया, स्विच लगा दिया, ठीक। मान लो इस प्लेट पे चार्ज था प्लस क्यू नॉट, इस पे था माइनस क्यू नॉट, ये सारा प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ठीक। अब इस चार्ज जो प्लेट्स पे चार्ज है, ये चार्ज धीरे धीरे घटेगा, बढ़ेगा, ये करंट आई फ्लो होना शुरू होगा, ठीक है। इंडक्टर की खास बात ये है कि इंडक्टर ग्रोइंग करंट को अपोज करेगा। यस सर। करेगा नहीं करेगा? तो जैसे धीरे धीरे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, वैसे वैसे कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज की वैल्यू घटेगी, हाँ? है ना। मान लेते हैं किसी भी समय जब चार्ज घट गया तो इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, अब मैक्सिमम चार्ज रहा नहीं, यस सर, है ना। यहाँ पे करंट फ्लो होने लगा, करंट की वैल्यू क्या होती है, डी क्यू अपॉन डी टी, है ना। तो इंडक्टर क्या करेगा, इसको करेगा, तो सडनली I becomes very very high, nearly infinity, और एक टाइम के बाद आएगा कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस सारे फ्लो कर जाएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव, कैपेसिटर के ऊपर जीरो चार्ज बच जाएगा, ठीक है।
एंड फिर सडनली क्या हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। और करंट जीरो होगा, लेकिन जैसे ही करंट जीरो होगा सारा जो कैपेसिटर का प्लेट है वो चार्ज हो जाएगा और फिर वो चार्ज फ्लो, मतलब ऐसा नहीं होगा कि करंट किसी भी वक्त खत्म हो गया, आई टेंड्स टू जीरो, फिर एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा इसके अंदर, फिर एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा इसके अंदर। इस तरीके से ये फ्लो चलता रहेगा। अभी मैं सिखाता हूँ, ये तो इन शॉर्ट बात हो गई। तो मैं अगर मैं बताऊं तो देखो, कहानी को शुरू करते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। ऑसिलेशन तो मैं दिखाता हूँ। हाँ, yes, sir. ये प्लेट था, एल क्यू नॉट प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ठीक। करंट फ्लो होना शुरू होगा और जैसे करंट फ्लो होना शुरू होगा क्या होगा, कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम नहीं रहेगी, चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी, ये प्लस ये माइनस माइनस, ये किसी टाइम पे एट एनी टाइम क्यू हो गया, है ना। तो जब चार्ज फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव प्लेट के ऊपर, तो जो है कि वो क्या होगी, चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी ना प्लेट्स के ऊपर, यानी कि क्यू तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा ना। यस सर। और जब क्यू डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज करेगा, और हमें पता है कि इंक्रीजिंग करंट को जो इंडक्टर है वो डिक्रीज करता है, डिक्रीज करने की इंक्रीजिंग कोशिश, करंट को ये अपोज करेगा। कैसे करेगा अपोज, ये अपने पास ए में बना लेगा कुछ यू, अपना सेल, ठीक है। यस, हाँ, ये प्लस और ये माइनस, और ये करंट को इस तरीके से अपोज करना शुरू कर देगा, है नहीं है, करंट को इस तरीके से अपोज करने लगेगा। हाँ, ये डिकेइंग करंट को ये अपोज करेगा, ठीक। अच्छा, और ये करंट फिर इधर से फ्लो करके इधर जाएगी, करंट को ये अपोज करेगा। इसके बाद क्या होगा, एक टाइम आएगा कि जब सारे के सारे चार्जेस इसके फ्लो हो जाएंगे, चार्जेस सारे जीरो हो गए इसके ऊपर, इंडक्टर बोलेगा ना, जीरो हम नहीं होने देंगे ना, तुम्हारे ऊपर चार्ज भले जीरो हो गया, लेकिन जो तुम्हारी करंट मैक्सिमम हो गई थी, या फिर करंट तुम्हारा मैक्सिमम हो गया फ्लो इंक्रीज कर करके, यस सर, वो जीरो नहीं होने देंगे। हम क्या करेंगे, अब इसको सपोर्ट करना शुरू करेंगे। अभी इंडक्टर क्या बोलेगा कि मैं तो सपोर्ट करूंगा, हाँ, अब ये सर मैं सब, और ये जब करंट को सपोर्ट करना शुरू करेगा, जब ये करंट को सपोर्ट करना, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट हुआ था, जब ये करंट को सपोर्ट करना शुरू करेगा तो करंट जब सपोर्ट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जब करंट फ्लो करेगा तो चार्ज का फ्लो तो होना ही पड़ेगा ना, तो चार्ज फ्लो अभी भी करेगा। तो क्या होगा कि एक टाइम आएगा कि जब पहले ये प्लस क्यू नॉट था, ये माइनस क्यू नॉट था, और ये प्लस क्यू और माइनस क्यू था, जब ये चार्ज का फ्लो फर्दर जीरो के बाद भी होगा प्लस से माइनस की तरफ, तो अब माइनस वाला बन जाएगा प्लस और प्लस वाला बन जाएगा माइनस। क्यों होगा बेटा, अब मेरे पास प्लस 5 नंबर थे, किसी कहीं माइनस 5 नंबर था, यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है, सारा प्लस जाके यहाँ चला गया, और जब सारा प्लस यहाँ जमा हो जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा अब, और सारा प्लस यहाँ से गायब हो गया, माइनस बन जाएगा, ये हो जाएगा। आप समझ गए बात को? ओके सर, यस सर। तो ये कहानी चलेगी अब आगे फिर ये कहानी चलने वाली है। अगले केस में क्या होगा, ये बन जाएगा माइनस क्यू, ये बन जाएगा प्लस क्यू, उल्टा कहानी हो जाएगा, ठीक है। अब ये करंट यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, अब ये डिक्रीजिंग करंट को इंडक्टर बोलेगा मैं तो डिक्रीज नहीं होने दूंगा, मेरा काम तो है डिक्रीजिंग करंट को सपोर्ट करना, तो मैं इसको डिकेइंग करंट को सपोर्ट करूंगा, अब ये सपोर्ट करने लगेगा। हाँ, अब इस डिक्रीजिंग करंट को ये सपोर्ट करेगा, इंडक्टर कैसे सपोर्ट करेगा, ये सेल बना लेगा कुछ यूं लाइक दिस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगेगा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था सर्किट में, करंट को फ्लो करने, इंड्यूस करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू तुम्हारी बढ़ती है, यहाँ पे करंट की वैल्यू तुम्हारी घटती है, ठीक है। ओके सर, कोई दिक्कत? करंट यहाँ पे तुम्हारी घट रही है ना? यस सर। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, घटते 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 चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू था, यहाँ पे माइनस क्यू नॉट मिनिमम मैक्सिमम क्यू नॉट और मैक्सिमम क्यू नॉट प्लस और माइनस में आ जाएगा,
आप ये समझो कि पहले चार्ज प्लस से माइनस की हाँ, तरफ गया, अब घटते माइनस घटते मैक्सिमम घटते 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 जीरो तक पहुंचा। ये तीनों फिगर जो जीरो तक पहुंचा देता है, और उसके बाद जीरो तक पहुंचने के बाद जो पॉजिटिव प्लेट था, क्योंकि करंट अभी भी फ्लो, इंडक्टर करंट को जीरो नहीं करने दे रहा है, यस करंट अभी भी फ्लो कर रहा है, करंट अभी भी फ्लो कर रहा है। तो इंडक्टर बोलेगा भाई मेरे पास तो एनर्जी अभी भी है ना, तो हम तो करंट को तुम्हारा जो डिक्रीजिंग करंट उसको सपोर्ट करेंगे। तो करंट को अगर इंडक्टर सपोर्ट कर रहा है मतलब कि सर्किट में भी करंट है, और सर्किट में जब तक करंट होगी चार्ज का फ्लो होना जरूरी है, यस सर चार्ज का फ्लो होना जरूरी है। और अगर जरूरी है। चार्ज का फ्लो होना जरूरी है तो डेफिनेटली, चार्ज का फ्लो होना जरूरी है तो डेफिनेटली, क्या है भाई, चार्ज का फ्लो होना अगर जरूरी है तो डेफिनेटली जो तुम्हारा क्या बोलते हैं कि जो प्लेट्स हैं उन प्लेट पे चार्जेस का ट्रांसफर होता रहेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव वाले सारे नेगेटिव पे पहुंच गए तो सारे नेगेटिव पे पहुंच गए तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन गया, नेगेटिव बन गया, ठीक है। ठीक है सर। चार्ज डिक्रीज हो रहा था, लेकिन क्या होगा कि अब सारे ही पॉजिटिव जाके नेगेटिव पे जमा हो गया धीरे धीरे, तो वो प्लस क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज हो गया उसके ऊपर, और ये माइनस क्यू नॉट मिनिमम इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज हो गया नेगेटिव प्लेट के ऊपर, ठीक। अब Yes, sir. करंट इस केस में देखो, अब ये दोनों प्लेट के ऊपर करंट मैक्सिमम हो गया, चार्ज मैक्सिमम हो गया, अब कोई फ्लो नहीं हो रहा है। दोनों प्लेट पे चार्ज हो गया मैक्सिमम, ठीक। अब यहाँ पे चार्ज का कोई फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे करंट हो जाएगा जीरो, ठीक, चार्ज को कोई फ्लो नहीं होगा। लेकिन अब तुम गौर से इस सिचुएशन को देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस माइनस ये मैक्सिमम चार्ज था ना, यस सर, है ना, तो ये चार्ज कैपेसिटर था ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी देखो सेम सिचुएशन अराइज हो गया, हाँ यस सर, साइन सिचुएशन यहाँ भी हो हो गया, गया है, खाली ओके, बस उल्टा उल्टा हो गया। तो स्टिल ये भी अब चार्ज हो गया। तो चार्ज कैपेसिटर का काम क्या है, करंट निकालना, तो अब वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो नेक्स्ट केस, करंट जैसे ही जीरो होगा एक सिचुएशन में, तो अब क्या करेगा वो, करंट जैसे जीरो होगा उस सिचुएशन में, तो अब क्या होगा कि अब करंट फिर से, अब कैपेसिटर करंट बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। हाँ, अभी तक yes, कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर करंट को discharge हो घटा रहा रहा था, खत्म कर रहा था, लेकिन इंडक्टर उस करंट को बनाए रखे हुआ था सर्किट में। इंडक्टर ने जब एनर्जी अपनी खत्म कर दी तो कैपेसिटर के पास मैक्सिमम एनर्जी आ गई। अब कैपेसिटर बोलेगा भाई लो अब हम करंट देंगे, तुमने अब तक दिया ना करंट मेरे को, अब हम करंट देंगे। तो अब कैपेसिटर क्या करेगा कि वापस से चार्जेस का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, वापस से पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पे प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, क्यू नॉट क्यू नहीं, क्योंकि चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। अब करंट का डायरेक्शन तुम्हारा ये हो जाएगा, ओके, यस सर, उल्टा होगा। अभी तक करंट कैसे फ्लो कर रहा था, देखो इस वाले नेटवर्क में ऊपर की तरफ था ना, ठीक है, अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, करंट का फ्लो उल्टा हो जाएगा। इंडक्टर में जैसे ही करंट पहुंचेगा, क्योंकि अब इंक्रीजिंग करंट है ना, अभी इंक्रीजिंग अब ये डिक्रीज करने की कोशिश करंट है, तो करेगा। इंक्रीजिंग करंट क्या करता है, ये इंडक्टर सपोर्ट अपोज करता है, अपोज अपोज करता है। तो कैसे अपोज करेगा, तुम्हारा पॉजिटिव इस तरफ राइट कैसे साइड बनाएगा, में ये पॉजिटिव नेगेटिव, यस सर, ये करंट इधर बना लेगा, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा चार्ज की वैल्यू घटी और करंट की वैल्यू बढ़ा, करंट की वैल्यू तुम्हारा बढ़ा, ऐसा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर घटते 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 एक टाइम फिर तो आएगा ना जब करंट फिर कैपेसिटर पे जीरो हो जाएगा। सर कैपेसिटेंस तक देगा ना जब इसके पास खुद उतना होगा सर, एक टाइम पे वो भी खत्म नहीं हो जाएगा इसके पास भी जितना स्टोर था। कैपेसिटर तब तक करंट देगा जब तक उसके पास करंट है, स्टोर, पोटेंशियल डिफरेंस ना हो जाए, हाँ यस, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। तुम्हारा फोन चार्ज हो गया फुल, अब तुम उस फोन को इस्तेमाल कर सकती हो, कब तक यूज होगा, जब तक 100% चार्ज 0% ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। समझ रहे हो बात को? हाँ यस सर, समझिए। तुम्हारे फोन में क्या है, तुम्हारे फोन में क्या है, कैपेसिटर, बोलो, कैपेसिटर, यस सर, ओके, है ना, है सर, तुम्हारा फोन डिस्चार्ज होता है ना, यस सर, हाँ। तो जब सेल भी है कैपेसिटर भी है, तो डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, जब तुम्हारा फोन डिस्चार्ज होगा तो करंट धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और एक टाइम आएगा जब तुम्हारे प्लेट पे कोई चार्ज नहीं बचेगा, करंट कोई फ्लो नहीं करेगा। तो वही सिचुएशन अभी आ चुका है, ठीक है। लेकिन इंडक्टर हमारे फोन में है नहीं जो करंट को बनाए रखे, यस सर, ठीक है।
इंडक्टर होता तो सेल की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। यस सर, नहीं डाल सकते क्योंकि सर, इंडक्टर होता होगा तो। अरे बहुत हेवी इंडक्टर एक बड़ा डिवाइस है। अभी देखा तुमने इंडक्टर, चोक कॉइल दिखाया था ना मैंने उस दिन। हाँ यस सर, तो अब कैपेसिटर चोक कॉइल देखा। फोन में लगा के घूमोगी? नहीं सर। नहीं इंडक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब करंट जीरो हो गया बेटा। हाँ, तो अब ये करंट जैसी कैपेसिटर पे चार्ज जीरो हो जाएगा, करंट तुम्हारा मैक्सिमम हो गया। अब करंट, अब ये मैक्सिमम करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, मैक्सिमम करंट है ये, ठीक है। यस इंडक्टर में करंट बरकरार है, कैपेसिटर बोलेगा भाई मेरे पास चार्ज खत्म और करंट को जीरो करना चाहेगा, लेकिन करंट इंडक्टर बोलेगा भाई अभी कैसे, मेरे पास तो एनर्जी है पूरी। अब तेरे इस इंक्रीजिंग मैक्सिमम करंट को मैं डिक्रीज नहीं होने दूंगा, मैं इंड्यूस करूंगा। अब ये क्या करेगा कि अब इसमें करंट को जीरो नहीं होने देगा और फिर ये करंट को सपोर्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि मैक्सिमम करंट से धीरे धीरे जीरो की तरफ आना चाहिए। तो अब ये करंट को सपोर्ट करना शुरू करेगा, इस करंट को सपोर्ट करना शुरू करेगा। जब सपोर्ट करेगा तो करंट का फ्लो, तो देखो करंट का फ्लो का डायरेक्शन वही रहेगा, है ना। तो अब फ्लो होगा तो क्या होगा, चार्जेस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वापस से उल्टा घूम के आएंगे। तो अब यहाँ बनने लगेगा माइनस क्यू, नेगेटिव, यहाँ उस बनने तरफ लगेगा पॉजिटिव प्लस होगा। क्यू। ठीक है सर, आप समझ रहे हो बात को? यस सर, यस सर। तुम्हारा सेल कैसे क्रिएट होगा, यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस इसको सपोर्ट करेगा, उसी डायरेक्शन में करंट पैदा करेगा। इधर तुम्हारा Q की वैल्यू तुम्हारा इंक्रीज किया और I की वैल्यू तुम्हारा डिक्रीज हुआ, ठीक। और घटते करंट की वैल्यू घटते घटते एक टाइम पे जीरो हो जाएगा और चार्जेस तुम्हारे जो प्लेट पे चार्जेस है वो मैक्सिमम हो जाएंगे। ठीक है सर, तुम्हारे कैपेसिटर के प्लेट इस पे चार्जेस मैक्सिमम हो जाएंगे। क्यों नॉट क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस क्यू नॉट और ये माइनस क्यू नॉट, ठीक है। और ये L और यहाँ पे चल गया करंट जीरो हो गया। और फिर ये कहानी रिपीट होगी, यस सर। अब देखो जहां से हमने शुरू किया था, चार्जेस प्लस क्यू नॉट लेफ्ट साइड में, माइनस क्यू नॉट राइट साइड में, करंट जीरो, क्या वही कहानी यहाँ भी है? प्लस क्यू नॉट लेफ्ट साइड में, माइनस क्यू नॉट राइट साइड में और करंट जीरो। तो यही तो ऑसिलेशन है कि करंट जीरो से मैक्सिमम पहुंचा, मैक्सिमम से फिर देखो यहाँ पे करंट जीरो हो गया, फिर जीरो से करंट फिर मैक्सिमम पहुंचा, मैक्सिमम से फिर मैक्सिमम पहुंचा, मैक्सिमम से फिर करंट जीरो हो गया। इसी को तो ऑसिलेशन कहते हैं कि मतलब कोई चीज पहले जो है बढ़ रही है, फिर जीरो हो जाती है, फिर घटती फिर मैक्सिमम जाती है, फिर जीरो हो जाती है। ये तो तुम्हारा ऑसिलेशन कहलाता है, वेव कहलाता है। भूल गए? अब इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट को यानी कि ग्राफ को और पूरे कैलकुलेशंस को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है? ओके सर, यस सर। कहानी फील तो आ गया ना? आ गया सर। हाँ, कैसे हुआ? बस फील आने चाहिए। कैलकुलेशन करना आपको कल सिखाएंगे, कैसे हम क्वेश्चंस को डील करेंगे, क्वेश्चंस क्या